सभी का मैं किसान यूनियन की तरफ से अपनी तरफ से सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और बड़ा मैं आनंदित हूं, बड़ा अभिभूत हूं कि किसान के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी यहाँ आए हैं और एक किसान संगठन को आज उसकी ओपनिंग है। एक तरह से आगे उसका एक मतलब आज एक नींव हम जमाने जा रहे हैं एक संगठन की, और आगे चल करके परमपिता से परमात्मा से प्रार्थना है कि वृक्ष बने और इस देश की किसानों की जो दुर्दशा है उसमें एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका वो वृक्ष निभाए, ऐसी ईश्वर से कामना है, इच्छा है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक परिचय मैं अपना दे दूं। मैं वीरेंद्र सिसोदिया, जिला हापुड़, और जिला हापुड़ में मेरा गांव पड़ता है सपनावत। साईं गांव सपनावत के नाम से भी जानते हैं। ये जो हापुड़ से चितौली, भटियाना, बड़ौदा, फिर अगला गांव सपनावत है। उधर से गुलावटी से जब मसूरी को जाता है उसमें गुलावटी से 7 किलोमीटर की दूरी पे सपनावत गांव पड़ता है। हाँ, तो मेरा वो गांव है और मैं सभी आपको प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। राम राम। और अभी भारतीय किसान यूनियन की जो कार्यक्रम होने वाला है, अभी उसकी विधिवत शुरुआत नहीं हुई है, समय है, इसलिए अनौपचारिक बातचीत के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और कुछ आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जो उनको जानते हैं, लेकिन कुछ नए हैं जिनको पहली बार ये सुनने का मिलेगा कि इस देश का जो असली मालिक है किसान, उसकी आज जो दुर्दशा है उसका मूल कारण क्या है, या भारत की सभी समस्याओं का जो कारण है, बेस है, मूल कारण वो क्या है। ये आपको बहुत सारे अपने भाइयों के लिए वो एक नया बिल्कुल विषय होगा। इस देश के पास जो दुनिया के पास नहीं है वो हमारे पास है, और उसके बावजूद भी हम पिछड़े हुए देशों में हमारी गिनती आती है। एक रहीम के दोहे से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। रहीम का एक दोहा है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। आगे का जो है वो मैं नहीं बोलता क्योंकि वो हमारे पतन का भी कारण है, जो हमारी दुर्दशा है उसका भी वो कारण है। जब आए संतोष धन, सब धन दूर समान। तो हम जब संतोष धन की तरफ बढ़ गए तो हम सारी समस्याओं से घिर गए। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर और आज के लिए बहुत ही हमारे लिए चिंतन का विषय है। तो रहीम ने क्या कहा, गौ धन, गाय क्या है, वो धन है। गौधन, गजधन, गज माने हाथी, वो क्या है, वो धन है। वाज माने घोड़ा, वो धन है। ये 3 धन बताए। और रत्नों की खान, वो क्या है। उन्होंने कहा गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। जो रत्नों की खान है वो है जमीन, वो है भूमि। और ये चारों चीजें किसके पास हैं, किसान के पास। तो तीनों धन उसके पास है और रत्नों की खान उसके पास है। सारे रत्न जितने भी हैं वो कहाँ निकलते हैं, जमीन में।
सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, कोयला हो, तांबा हो, सिल्वर, मतलब जो भी कुछ है उत्पादन जो निकलता है वो सब जमीन से निकलता है। जितने भी तरह के अनाज हैं वो सब जमीन पर होते हैं। जितने भी तरह के फल हैं वो सब जमीन देती है उनको। जितने भी सब्जियां हैं वो सब जमीन देती है। जितने भी बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं वो सब जमीन के पास हैं। और केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु और पक्षियों का नहीं, जीव मात्र का प्राणी मात्र का जो लालन पालन करती है वो क्या करती है? वो जमीन करती है। जिसके पास ये सब कुछ है वो कर्ज में है कर्ज में। ऐसा कोई किसान है जिसको अगर बाहर से कोई उसका बेटा भाई बाहर से कोई उसको इनकम नहीं है और वो कर्ज में ना हो? ये असंभव है, संभव ही नहीं है। एक फसल काट ले, अगली अगर बोएगा तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा तब वो फसल बो सकता है। दुनिया में किसान के अलावा ऐसा कोई प्रजाति नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जो उत्पादन करता हो। किसान के अलावा पूरी दुनिया में कोई उत्पादन नहीं करता है। किसान उत्पादन करता है। उत्पादन करने वाला केवल किसान है। दुनिया क्या करती है? बाकी लोग किसान के अलावा उसको रूपांतरण करते हैं। गेहूं पैदा किया, उसका आटा बना दिया, चोकर बना दिया, दलिया बना दिया, सूजी बना दी। गन्ना उत्पादन किसान करेगा, उसका गुड़ बना दिया, चीनी बना दी, शक्कर बना दी, खांड बना दी, कुछ भी बना दिया। उसको कन्वर्ट करते हैं, ना कि उत्पादन करते हैं। उत्पादन केवल किसान करता है। तो सारे जितने भी व्यापार और बिजनेस चल रहे हैं वो भी किसके पीछे चल रहे हैं? किसान के पीछे। वो किसान कर्ज में है। और किसान किसके कर्ज में है? जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है पूरे भारतवर्ष में। 1 इंच जमीन नहीं है। किसका कर्जा है? बैंकों का। किसी भी बैंक के पास 1 इंच जमीन नहीं है पूरे भारत में। किसी भी बैंक के पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है। कोई उत्पादन नहीं करता कोई बैंक। वो क्या कर रहा है? अगर एटीएम भी मिलेगा तो किराए की दुकान पे मिलेगा। जितने भी बैंक चल रहे हैं सब किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। उनके पास बाहर जो जनरेटर लग रहे हैं वो भी किराए के हैं, कंप्यूटर लग रहे हैं वो भी किराए के हैं, और जो आदमी काम कर रहे हैं उनमें वो भी सब किराए के हैं, पेमेंट के हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है और उसके बावजूद भी वो हमको रात दिन कर्ज बांट रहे हैं। और मैसेज आते हैं, मोबाइल आता है, फ़ोन आते हैं, कर्ज ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि जो निपटता ही ना कभी? क्यों नहीं निपटता? निपटेगा भी नहीं। क्योंकि जो कागज बनता है उसका उत्पादन भी किसान ही करता। उसका रॉ मटेरियल जो है वो लिया, उसका एक कंपनी कागज बनाती है और उस कागज को लेकर के बैंक क्या करता है? प्रिंट। उस कागज का प्रिंट नोट बनाता है और नोट बनाया और हमको मैसेज आया लोन ले लो, जमीन पर ले लो, ट्रैक्टर पर ले लो, गाड़ी पर ले लो, साइकिल पर ले लो, बाइक पर ले लो, आधार पर ले लो, अपने जो आपके शिक्षा के कागज उन पर ले लो, मकान पर, मतलब लोन ले लो। और वो रात दिन हमको इस लोन के जाल में फंसने में लगे हुए हैं। हम उस जाल में फंस रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ षड्यंत्र। और षड्यंत्र क्या है? भारत जब भी विदेशियों के चंगुल में भारत फंसा तो कभी भी किसान जो है, ये जो किसान है, ये कभी गुलाम नहीं रहा किसी का भी। जो गांव थे वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे।
चूंकि गांव जो है वो स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव होते थे, और आत्मनिर्भर का जो सूत्र है आत्मनिर्भर होने का, 4 चीजें जिसके पास है उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जिसके पास 4 चीजें, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीज जिसके पास है उसे दुनिया में कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। ये किसके पास है? किसान के। किसान कहाँ रहता? गांव में। इसलिए भारत की पहचान गांव से है। अगर गांव नहीं है तो भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चूंकि कभी भारत के गांव गुलाम नहीं रहे, चूंकि उनके पास ये 4 चीज थी, आज ये 4 चीज आपकी छिन चुकी है, चारों। और उन 4 चीजों को छीनने के लिए ये षड्यंत्र है कि इन्हें कर्ज में फांसो, इनको लोन दो। और हमारे बुजुर्ग कहते थे, औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम कर्ज। हम कर्ज लेकर के, चूंकि जो हम कर्ज लेते हैं बैंकों से, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई फार्मूला नहीं जो लोन को चुकता करा दे, करा ही नहीं सकता। कोई रास्ता ही नहीं है जो लोन को चुकता करा दे। कारण क्या है उसका? कि बैंक जो देते हैं लोन के रूप में, वो मूलधन देते हैं। हमको लौटाना क्या है? मैं ब्याज के। ब्याज का नोट मार्केट में है नहीं। भाई जो लोन दिया उन्होंने वो तो मूल ही तो दिया। लौटाना है हमको मैं ब्याज के। ब्याज के ही है नहीं। ब्याज का जो रुपया है, मान लो बैंक ने मुझे 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दिया कि आपको 1 साल बाद इनमें 1 लाख पे 10,000 और जोड़ करके ये देने हैं। तो 10 लोगों को जब दे दिए 10 लाख रुपया, तो लेना कितना बैंक को? 11 लाख। अब दिए तो उन्होंने 10 और लेगा 11। 11 जब 11वां लाख है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? सीधा अगर उनमें 10 लोगों में 9 लोग देने में सक्षम हैं 1,10,10,000 रुपया, तो वो जो 10,000 है वो कहाँ से आएगा? उनमें से एक डूबेगा। एक का डूबना निश्चित है, वो डूबेगा क्योंकि ब्याज देगा। तो अब इससे होता क्या है? उस मूल को उसमें ब्याज जोड़ने के चक्कर में आपाधापी मची हुई है। और आपाधापी ऐसी मची हुई है कि हम एक दूसरे को खाने के नोचने में, खसोटने में, भ्रष्टाचार में, लूट में, उसमें हम लगे हुए। चूंकि हमको 1 लाख के 1,10,000 वो करने हैं। तो इसमें, इस भारत में एक वर्ग ऐसा है, मैं दुकान करता हूँ, मैं करता हूँ दुकान, कंपनियों का सामान मैं लेकर आया, मैंने दुकान में रख लिया, मुझे पता है, मेरे पास पूरी लिस्ट है मेरी दुकान में जो भी सामान है वो कौन सा सामान कितने का है। तो मुझे उसका नेट प्रॉफिट जोड़ करके वो देखना है। तो मैं तो डूबने से रहा, मैं तो डूबूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक सामान की। व्यापारी को पता है मैंने कितने का सामान लिया, कितने का देना। मजदूर को पता है तुझे इतने 8 घंटे काम करना है, इतनी मजदूरी लेनी है। जितने भी वर्ग हैं किसान के अलावा सबको पता है। तो वो कोई भी वर्ग वो नहीं डूबेगा। लेकिन किसान जो उत्पादन करता है, वो जो मेहनत करता है, वो अपनी मेहनत को भी नहीं जोड़ता है, वो केवल लागत जोड़ता है, मेरी लागत कितनी आई है। और लागत जोड़ने के बाद भी जो उत्पादन करता है, उस उत्पादन को जब मंडी लेकर जाता है तो उसका भाव कौन तय करता? लाला। तो बाकी अगर 10 लोगों ने कर्जा लिया है और उसमें किसान भी है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा उसमें एक ही वर्ग डूबेगा, एक ही व्यक्ति डूबेगा, और वो है किसान। क्योंकि उसको कितनी लागत लगी सब कुछ जोड़ने के बाद भी उसके हाथ में ही नहीं है कि वो अपना खर्चा, अपनी मेहनत, अपनी लागत, अपना खेत, उसका लगान वगान सब कुछ जोड़ करके किसी को ये कहेगी कि मेरी इतनी लागत आई है, मेरे
खेत का किराया इतना हो गया, लगान वो हो गया, ये हो गया, अब मैं मुझे दिन में देना है, तब मुझको जो है मैं अपनी ब्याज चुका पाऊंगा? नहीं, नहीं, संभव ही नहीं है, वो डूबेगा। इसलिए प्रॉपर्टी किसकी बिकती जा रही है? किसान की। पिछड़ता कौन जाएगा? किसान लगातार पिछड़ रहा है। और ये जो देश को जिस दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में सबसे बाधक जो बना हुआ है वो किसान बना हुआ, क्योंकि उसके पास जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीज़ है। ये 4 चीज़ जिसके पास है उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए वो जमीन, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन, रत्नों की जो खान है, जो जमीन है वो चाहिए। वो कब देगा किसान? जब वो कर्ज में होगा और उसको चुकता नहीं कर पाएगा, और उसको एक गिल्टी ऐसी फील होती है कि तू बड़ा अपराधी है, तेने लोन ले लिया और अड़ोसी पड़ोसी और करते हैं, भैया दिए का फंड दिए से कटता, देता क्यों रहा? जबकि बैंक ने उसको कुछ नहीं दिया। जिसको लोन मान गए हमने कर्जा ले लिया बैंक से, दिया ही कुछ नहीं है बैंक ने। उसने केवल कागज को नोट में कन्वर्ट किया और हमारे नाम पे चढ़ा दिया कुछ नहीं। और हमने उसको मान लिया रुपया, के रुपया है जो बैंक ने हमको लोन के रूप में दिया। क्यों रुपया क्यों मान लिया? क्योंकि उससे हम परचेज कर रहे हैं, उसको हम जहाँ देते हैं उसके बदले में वो सामान हमको मिलता है। वो सामान किसका है? हमारा। उसने भी मान लिया जिससे हम सामान ले रहे हैं कि रुपया है, हमने मान लिया, हमने रुपया मान करके लोन के रूप में ले लिया। जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसने भी मान लिया रुपया है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो रुपया नहीं है जो बैंक ने हमको लोन के रूप में दिया। वो रुपया नहीं है, वो धोखा है। क्योंकि अगर वो रुपया होता तो बैंक के दिए हुए हर नोट पर लिखा रहता है जितने का भी वो नोट है। नोट में और रुपए में जो अंतर है उसको समझना पड़ेगा हमको। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस पूरे फ्रॉड को समझ ही नहीं सकते। रुपया अलग चीज है, नोट अलग चीज है। अभी हम यहाँ बैठे थे, हमने कहा प्रधान जी हम सुबह के घर से निकले हैं, तो कोई, अब क्योंकि हम उनके तो क्या है कि यहाँ है तो अतिथि है, अतिथि का आदर सत्कार करना ये फर्ज बनता है प्रत्येक भारतीय का। उसके घर पे कोई आया उसका सत्कार करे, लेकिन आतिथ्य निभाना उसके लिए जेब में क्या नहीं है? नोट नहीं है। तो प्रधान जी क्या करेंगे विकल्प के रूप में? अतिथि आए हैं तो आतिथ्य वो निभाना है, तो क्या करेंगे? एक कागज लेंगे और पेन लेंगे और जिस दुकान से उनका सामान आता है उसको एक लिखेंगे उस पर कि भैया पत्रवाहक को ये सामान वो दे देना। अब वो कागज था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उस पर लिखते ही वो नोट बन गया। और उसकी हैसियत क्या है? कितनी हैसियत है? जितने का सामान उस पर लिख दिया वो उस कागज की वैल्यू हो गई। वो कागज जाएगा दुकानदार के पास, दुकानदार उससे सामान दे देगा, तो वो क्या है? वो नोट है, नोट कर दिया। इसी तरह हमारे पास जितने भी नोट हैं, 2 रुपए से लेकर के उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं, वो सारे नोट रुपए की पर्ची हैं। वो नोट है, रुपया नहीं है। ये अच्छी तरह इस बात को, वो रुपया नहीं है, वो रुपए की पर्ची है, नोट है। नोट किसने दिया? वो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने। उस पर उसने लिखा, अगर 100 का नोट है तो उसने लिखा मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ये रुपया नहीं है, ये 100 रुपये का नोट है जो गवर्नर कह रहा है कि इस पर्ची को जो भी मेरे पास लेकर आएगा मैं उसको 100 रुपये दूंगा। यही तो हुआ वचन।
मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ कि जो भी इस पर्ची को लेकर आएगा मैं उसके बदले में रुपया दूंगा। लेकिन हमको नोट दिए जा रहे हैं और नोट को हम रुपया मान करके उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है तो फिर रुपया क्या है, ये बताइए, रुपया क्या है फिर? भारत की जो करेंसी है उसको बोलते हैं रुपया। भारत की करेंसी है रुपया। और रुपया जब बना तो उसका एक मानक तय किया, क्योंकि बिना मानक के, बिना सिद्धांत के कोई भी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। जैसे हम उत्पादन करते हैं कोई भी, मान लो हमने गेहूं उत्पादन किया तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। तो बेचने का साधन क्या है, हम उसको तोल कर देंगे। तो तोलने का हमारे महापुरुषों ने एक मानक सिद्धांत तय किया तोलने का, और वो सिद्धांत क्या है, किलोग्राम। ये सिद्धांत दिया। तो किलोग्राम जब उन्होंने तय किया तो उस किलोग्राम का भी एक मानक बनाया, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया उसका किलोग्राम का। और किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है, ग्राम, 1000 ग्राम, ये उसका स्टैंडर्ड है। अगर किसी दुकानदार का, व्यापारी का या आड़ती का, अगर वो जो बट्टा है वो 1000 ग्राम से कम है तो ये क्या हो गया, ये चीटिंग हो गई, ये फ्रॉड हो गया। और इसमें भारत की जो आईपीसी है उसमें सजा का प्रावधान है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अगर 1000 ग्राम से कम है 1 किलो का बट्टा, 1 किलोग्राम का बट्टा, तो एफआईआर हो जाएगी। तो किलोग्राम का मानक 1000 ग्राम। अब जो 1000, उसका मानक वो नहीं है कि बट्टा लोहे का हो, वो लकड़ी का हो, चमड़े का हो, पत्थर का हो, सोने का हो, चांदी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट्टा काहे का भी हो सकता है, लेकिन उसका जो वजन है वो 1000 ग्राम होना चाहिए, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मानक तय किया। दूसरी चीज़, हम सरसों बोते हैं, उसका तेल निकलता है। तेल कैसे देंगे हम, लीटर में, तो उसका मानक बनाया लीटर। लीटर का मतलब, लीटर का स्टैंडर्ड क्या है, 900 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ये उसका स्टैंडर्ड है, उससे कम छोटा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हमने ऐसी बनाई वो नाप के देनी है, उसके लिए क्या बनाया, मीटर। मीटर। मीटर का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 मिलीमीटर, ये उसका स्टैंडर्ड है। एक चीज़ हमको किसी को देना है, श्रम देना है, तो श्रम के को नापने का क्या मानक है, समय। समय से ही काम करते हैं। और समय को कैसे नापते हैं, घंटा, घंटे से। और घंटे का स्टैंडर्ड क्या है, मिनट, 60 मिनट, ये उसका स्टैंडर्ड तय कर दिया, ये मानक तय किए। इसी तरह जब हम कोई चीज़ हम देते हैं, हमने किसी को धन दिया, गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, गुड़ के रूप में, गन्ने के रूप में, हमने अपना वो धन दिया, वो धन कमाया हमने, वो हमने किसी को दिया, उसके बदले में हम क्या लेंगे, धन ही तो लेंगे। वस्तु विनिमय जो चलता था, किसी ने गेहूं दे दिया, मक्का ले ली, मक्का दे तो ज्वार ले ली, बाजरा ले लिया, तो धन के बदले में धन ही लेना, यही चलेगा, यही मानक है। तो उसको एक सुविधा की दृष्टि से तो भारत के महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने उसके लिए बनाई मुद्रा, कि भाई ये मुद्रा है, इससे हम जो है लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान हम इस मुद्रा से करेंगे। तो मुद्रा बनाई रुपया। ठीक है, समझ में? कहीं कोई किसी को वो हो तो सवाल नोट कर सकता है आपने, मैं जितना प्रयास होगा मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इस सारी समस्याओं की जड़ की तरफ मैं चल रहा हूं। तो उन्होंने रुपया बनाया, तो रुपए का उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय किया। रुपया क्या है, तो रुपए का स्टैंडर्ड है गोल्ड, सोना। और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की जिसकी भी जो मुद्रा है, उसका जो मानक है वो गोल्ड है, सोना है। क्योंकि सोना एक ऐसी धातु हमारे ऋषियों ने खोजी कि इसे पानी में डाल दो 1000 साल के लिए, जू का तू रहेगा, मिट्टी में दबा दो तो भी जू का तू है, ये घटती
नहीं है। ये ज्यों का त्यों बना रहता है और ये अच्छी धातु है, इसलिए इसको जो है मानक तय कर दिया कि रुपया हमारा जो है हमारी मुद्रा है और उसका जो है मानक स्टैंडर्ड जो है वो गोल्ड रहेगा। तो भारतीय रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो गोल्ड है। अब वो जो रुपया है वो कागज का हो, वो चमड़े का हो, लोहे का हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो मानक है वो गोल्ड है, उसके बदले में गोल्ड ही मिलेगा। अब वो बात आती है कितना। भाई 1 रुपए का जो मानक तय किया उन्होंने, स्टैंडर्ड तय किया, कितना कितना सोना। तो भारत में हमारे महापुरुषों ने चलाए 2 सिक्के, एक चांदी का और एक सोने का। जो सोने का सिक्का था उसको बोलते थे मोहर और जो चांदी का सिक्का था उसको बोलते थे रुपया, रुपया। उसको रुपया बोलते थे। लेकिन चांदी उसका मानक नहीं है, ये समझने की बात। चांदी मानक नहीं है, मानक उसका है गोल्ड। तो दोनों का अनुपात क्या रखा उन्होंने, मोहर का रुपए का जो अनुपात रखा वो रखा 10 और 1 का। 1 मोहर बराबर 10 रुपए, 10 रुपए बराबर 1 मोहर। और 1 मोहर का जो वजन होता था वो होता था 1 तोला। और 1 तोले का जो मतलब होता है 11.664 ग्राम 1 तोला होता है। और जो रुपया होता था उसका वजन भी होता था 1 तोला, उसका वजन भी है 11.664 ग्राम। दोनों का वजन बराबर होता था। लेकिन 1 मोहर में 10 रुपए, 10 रुपए में 1 मोहर। तो रुपए का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, वो क्या निकला, 1/10 मोहर, 1/10 मोहर। लेकिन यहाँ आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारत की मुद्रा को माना रुपया, लेकिन उन्होंने पेपर एक एक्ट लेकर के आए वो, और उस एक्ट का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882, जो आज भी बादस्तूर एडजस्ट कर मतलब लागू है। वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 आप उसको निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं। उसमें अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया कि भारत की जो मोहर है वो 10 रुपये में आती है। आज से, आज रात 12 बजे के बाद वो मोहर 10 रुपये की नहीं आएगी, वो मोहर 15 रुपये की आएगी। वो मोहर कर दी उन्होंने 15 रुपये की। रुपये को डिवोल्यूट कर दिया उन्होंने, मतलब जो मोहर 10 रुपये की आती थी अब वो 15 की आएगी। मान लो मेरे घर 300 रुपये रखे हैं चांदी के, और मैं शाम को घर कह रहा हूँ कि मैं सुबह टकसाल पे जाऊँगा, मुझे उन 300 रुपये को दे देना, मैं उनकी मोहर बदल करके लाऊंगा। तो अगर 10 रुपये की मोहर है, 10 रुपये की अगर एक मोहर है और 300 रुपये है मेरे पास, और टकसाल पर जाऊंगा तो मुझे कै मोहर मिलेंगी, 30 मोहर मिलेंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने 15 रुपये की एक मोहर कर दी, अब मैं सुबह लेकर के अपने रुपए लेकर जाता हूँ टकसाल पे कि भाई मुझे जो है मोहर दे दो। अब मुझे कै मोहर देगा वो, 20 रह गई। इससे क्या हुआ, 33 एक ही एक्ट पास करके पूरे भारत के सोने की 33% की डकैती डाल दी उन्होंने। 33% सोना भारत में उस टाइम था, जितना सोना था उसका 33% उन्होंने, अंग्रेजों ने वो लूट लिया। मोहर कर दी उन्होंने 15 रुपये की। अब क्या हुआ, अब रुपए की वैल्यू कितनी हो गई, स्टैंडर्ड कितना हो गया, 1 मोहर बटे 15। और जब 11.664 ग्राम में 15 की हम भाग देते हैं तो आता है 777 मिलीग्राम 24 कैरेट सोना। इससे क्या हुआ, 1 रुपया हमारा जो 1 रुपया है उसका मानक बन गया 777 मिलीग्राम गोल्ड।
और 777 मिलीग्राम गोल्ड की वर्तमान बैंक करेंसी में वो कितने का है, ये हमको निकालना पड़ेगा। आज 777 मिलीग्राम जो गोल्ड है 24 कैरेट, वो जो बैंक की करेंसी है उसके 6000 के नोट हमको देने पड़ेंगे, तब हमारा 1 रुपया आएगा। तो हमारा जो 1 रुपया है वो बैंक के 6000 के बराबर है। अब हमने 10 लाख रुपया जो लोन के रूप में बैंक ने हमको दे दिया, 10 लाख का लोन अपनी करेंसी में उसने दिया, लेकिन हम उसको चुकता करते हैं अपनी करेंसी में, जो हमने खून पसीने से अपनी मेहनत से हमने कमाया है, उसमें हम उसको चुकता कर रहे हैं। और हमारा रुपया का मतलब बैंक के 6000 रुपये। 10 लाख रुपए में अगर हम 6000 की भाग दें तो आंसर आता है 200 रुपये। इसका मतलब बैंक के 10 लाख रुपए जो हमारे 200 रुपये उसके बराबर है। हमारे 200 रुपये में बैंक से लिया गया लोन बैंक करेंसी के रूप में वो हमारे 200 रुपये में चुकता होता, और किस्त के रूप में हमने उनको दे दिए हजारों, तो उसके हम पे निकलते हैं, हमारे निकलते हैं उस पर। वो 200 रुपये काट सकता हो, 200 रुपये काट के बाकी हमारे वो हमको चाहिए। जनता सरकार मोर्चा एक संगठन है जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रहा है, और उस लड़ाई में ये भी एक मुख्य मुद्दा है कि पूरे भारत को कर्जे के बोझ से निकालना है, कर्ज मुक्त करना है पूरे भारत को। और वो सारे एक्सपेरिमेंट जनता सरकार मोर्चा कर चुका है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चे पर वो सारे दस्तावेज हैं जिनसे ये सिद्ध होता है, ये प्रमाणित हो चुका है कि भारत के सभी बैंक वो भारत की जनता के साथ भारत की सरकारों से मिलकर के फ्रॉड कर रहे हैं, और उसका जो उद्देश्य है वो भारत की जो आम जनता है उससे संपत्ति को छीनना है और इनको गुलाम बना के रखना है। क्योंकि भारत के गांवों को अभी तक कोई भी गुलाम नहीं बना सका, इसलिए उनका इस बार का जो टारगेट है वो गांवों को भी गुलाम बनाना है। उसके लिए दो तरफा जो है दुधारी तलवार हमारे ऊपर चल रही है। एक तो बैंकों से फर्जी करेंसी दे करके, अवैध करेंसी दे करके हम पे कर्ज लादना, हमारी प्रॉपर्टी को छीनना, हमारे खेतों को छीनना, ये एक ध्येय है। दूसरी तरफ दूसरा जो बड़ा षड्यंत्र है वो हमारी जो 4 चीज़ें हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर उनका ज़बरदस्त हमला है। वो भी मैं बात करूंगा। पहले मैं रुपए के मैटर को जो है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड, मतलब उस पर ऑनलाइन हमें पूरे विषय को जो रखते हैं, अगर हमारी बात जरा भी गलत झूठ होती तो हमको देशद्रोह में, क्योंकि हम देश की भारत के बैंकों के द्वारा चलाई जा रही करेंसी को फ्रॉड बता रहे हैं कि वो फ्रॉड करेंसी है, वो अवैध करेंसी है, इसलिए हम पे राजद्रोह लगना चाहिए। लेकिन ना सरकार की हिम्मत है कि हम पे FIR लॉन्च करते हो, ना किसी बैंक की हिम्मत है हम पे FIR लॉन्च करते, क्योंकि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। अब मैं वो बताता हूँ आगे क्या कि हमें कैसे प्रूव करते हैं। हमने जब हमको रिजर्व बैंक की आर्काइव से दस्तावेज मिले कि भारत का रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड है 24 कैरेट, तो हमने एक RTI लगाई रिजर्व बैंक में, और हमने RTI में पूछा कि तुम्हारे पास रिजर्व में सोना कितना है। तो उस RTI का जवाब दिया रिजर्व बैंक ने कि हमारे पास सोना है 800 टन, 800 टन सोना है हमारे पास। तो हमने क्या किया, उस 800 टन सोने में 777 मिलीग्राम को भाग कर दिया।
तो भारत में जो करेंसी चल रही है वो कितनी होनी चाहिए, वो निकल आई। तो वो आंसर आता है, जब हम 800 टन सोने में 777 मिलीग्राम की सोने की भाग देते हैं, तो देश के अंदर करेंसी होनी चाहिए 5 लाख करोड़ की, इतनी करेंसी होनी चाहिए। क्योंकि जब 1 रुपया रिजर्व बैंक छापेगा तो 777 मिलीग्राम सोना उसे रखना ही पड़ेगा। ये नियम है नोट छापने का, ये कानून है। फिर हमने अगली आरटीआई लगाई कि भाई आपने करेंसी कितनी छाप रखी है। तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट है, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने आरटीआई में ही जवाब दे दिया कि हमने जो करेंसी छाप रखी है जो देश में चल रही है वो है 34 लाख करोड़। सोने के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 5 लाख करोड़। छाप कितनी ली? 34 लाख करोड़। तो जो 5 लाख करोड़ की करेंसी है वो तो है वैध करेंसी, और 29 लाख करोड़ की करेंसी है अवैध, क्योंकि उसका मानक पूरा नहीं किया, उसके पीछे सोना नहीं रखा। अगर देश की जनता मांगे कि हमें 34 लाख करोड़ रुपए हम आपको ये दे रहे हैं, हमारा रुपया हमें दो वापस, तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही उनके पास 800 टन सोना, उससे ज़्यादा है ही नहीं, देंगे कहाँ से। तो बिना मानक के करेंसी छाप देना तो वो होगी अवैध करेंसी। और अवैध करेंसी छापना, चलन में लाना, लेना या देना, उसके लिए आईपीसी की धारा 489 है। आईपीसी की धारा 489 की कै खे गे घे अणे तक उसमें जो प्रावधान है वो है आजीवन कारावास की सजा। तो बैंकों ने, रिजर्व बैंक ने फर्जी करेंसी छाप करके लोन के रूप में हमको दी है, तो वो आईपीसी की धारा 489 का वायलेशन हो गया, और उसके खिलाफ 420 में एफआईआर आजीवन कारावास की, जिसमें सजा है, ये होना चाहिए। अब जब हमको ये भी पता लग गया कि बैंक ने करेंसी कितनी छाप रखी है, तो हमने एक आरटीआई और लगाई। हमने अगली आरटीआई में पूछा कि तुमने भारत के लोगों को बैंकों के अपनी ब्रांचों के माध्यम से कर्जा कितना बांट रखा। तो उस आरटीआई के जो जवाब आया है, तो सारे बैंकों ने मिलकर के करेंसी 34 लाख करोड़ है, उसमें 5 लाख करोड़ वैध करेंसी है, 29 लाख करोड़ की अवैध करेंसी है, लेकिन दोनों को मिला दें तो 34 लाख करोड़ की करेंसी है। तो जिस दिन हमने 3 साल पहले पूछा था आरटीआई के माध्यम से, उस दिन जो जवाब आया तो कर्जा बांट रखा है 156 लाख करोड़। भारत की जनता से जो ब्याज लिया जा रहा है वो 156 लाख करोड़ के कर्जे पे ब्याज लिया जा रहा है, जबकि करेंसी ही 34 लाख करोड़ है, असली और नकली दोनों मिलाकर के। तो कर्जा, सीधी सी सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर 10 लड्डू हैं तो मैं कितने बांट सकता हूँ? 10 ही तो बांट सकता हूँ, 20 कैसे बांट दिए? लेकिन बैंकों ने आज 210 लाख करोड़ का कर्जा है बैंकों का जनता के पास, 210 लाख करोड़ का, करेंसी 34 लाख करोड़ है। ये कैसे बट गया? चूंकि जब आप बैंक में जाओगे और बैंक मैनेजर से कहोगे मुझे लोन चाहिए, काय पे लोगे? प्रॉपर्टी है मेरे पास, दिखाओ कागज ले लिया उसने, आपका आधार कार्ड ले लिया उसने, आधार कार्ड से उसने आपकी सिविल चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, और उनका एक लीगल जो है उनका एक वकील होता है, उसके माध्यम से आपकी प्रॉपर्टी की जांच कर ली उसने तहसील में 12 साल निकलवा करके। तो प्रॉपर्टी भी आपकी सही और आप भी सही, आपकी सिविल ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप वही व्यक्ति हैं, गलत व्यक्ति तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करने के बाद उसने क्या किया, फिर एक एग्रीमेंट निकाला, आपको लोन सैंक्शन लेटर दे दिया कि आप आइए बैंक में, हमने आपका लोन सैंक्शन कर दिया। फिर आपसे वो एक एग्रीमेंट साइन कराएगा, हम आंख बंद करके उस एग्रीमेंट पे वो साइन कर देते हैं। अब वो क्या करेगा, आपका एक लोन अकाउंट खोलेगा बैंक में,
लोन अकाउंट खोलेगा, उसमें मान लो 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है 10 लाख रुपए आपके लोन अकाउंट में वो लिख देगा, डिजिट लिखेगा, ना रुपया आया ना गया, ना नोट आया ना गया, केवल डिजिट लिख दें उसने 10 लाख, उसमें से फिर उसको आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डिजिट। और फिर उन डिजिट को आप जो है जहां आपको परचेज करना है, खरीदना है, कुछ करना है, वहां आप डिजिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, केवल डिजिट। अब वो नोट भी नहीं छापते, उन डिजिटों के माध्यम से ही पूरे भारत पे उन्होंने 210 लाख करोड़ का कर्जा वो लिख दिया कुछ नहीं, लिख दिया आपके नाम पे। और आप 10 लाख रुपए में जो आप सामान खरीद रहे हैं, बैंक से 10 लाख रुपए लेकर के आपने खर्च किए, तो हमारे वो सामान जो 10 लाख रुपए में हमने लिया, वो हमारे मात्र 200 रुपए में आता, वही सामान 200 रुपए में आता, चूंकि हमारा रुपया तो 777 मिलीग्राम सोना है, उसमें आता उतना ही सामान। और हम बड़े वो, और हमने मान लिया अपने को अपराधी, बेईमान, या हमने अपने गिल्टी फील कर ली कि साहब हम तो कर्जदार हो गए, रात दिन हम फिर उसको कर्ज को और उसकी ब्याज को चुकाने में अपने सगे भाई हो। मतलब जितने भी झगड़े की जड़ हैं वो ये बैंक करेंसी है, जितनी भी भ्रष्टाचार का कारण है वो ये बैंक करेंसी, लोन, कर्जा, जितनी भी समस्याएं आज खड़ी हैं, महंगाई हो, कुछ हो, वो सारी इसकी जड़ है। हम सबसे पहले, जनता सरकार मोर्चा सबसे पहले गया सुप्रीम कोर्ट ने हमने PIL लगाई। सुप्रीम कोर्ट को, PIL को सुनने के लिए 3 जज बैठे सुप्रीम कोर्ट में, और तीनों जजों जब PIL का नंबर आया और वो सुनने को बैठे, तो जनता सरकार मोर्चे ने उन जजों के सामने 4 रुपए रख दिए, एक कागज का रुपया, एक 1947 से पहला, 2, एक 1947 से बाद का, एक आज का, ये 4 रुपए रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट से पूछा 3 जजों से, सर ये बताइए इसमें वैध रुपया कौन सा और अवैध रुपया कौन सा? तो उन जजों ने उठा के देखा तो चारों पर लिखा हुआ था 1 रुपीज इंडिया, 1 रुपीज इंडिया, 1 रुपीज इंडिया। उन्होंने कहा ये चारों वैध हैं, 1 रुपीज इंडिया भारत के हैं। जी ठीक है, लेकिन अगर ये चारों रुपए वैध हैं, असली हैं और भारत के ही हैं, तो इन चारों की परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, इन चारों रुपए को जब हम बैंक में लेकर के कि हमारे रुपए जमा कर लो, तो बैंक ने कहा हो जाएंगे। कितने में होंगे? 4 रुपए में। लेकिन जब उन चारों रुपए को मार्केट में लेके गए, तो एक जो रुपया है जो 1947 से पहला है, उसके मार्केट में आते हैं 50 किलो गेहूं, और उसके जो बाद का रुपया है उसके आते हैं 25 किलो गेहूं। और ये जो 2 हैं, एक कागज का और एक गिलट का, इसकी आती है टॉफी। तो ये जो परचेजिंग पावर है, जब ये एक ही रुपया है चारों, तो परचेजिंग पावर अलग अलग क्यों है इनकी? इसका जजों के पास कोई जवाब नहीं था, और वो सुन रहे थे। और वो वहां से उठे, केबिन में पहुंचे। केबिन में उन्होंने बुलाया, चूंकि उन्होंने सारे दस्तावेज पढ़े जो साक्ष्य लगा रखे थे, और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं, आपकी PIL हमने पढ़ी है, वो आपकी 100% सही है, लेकिन हम इसको रिजेक्ट करते हैं। वो PIL उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर और इतना जटिल है और इतना शक्तिशालियों के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट के बस की भी बात वो नहीं है, सरकारों के बस की भी बात। सरकार तो इस षड्यंत्र में वो शामिल है। हमने फिर एक्सपेरिमेंट किया,
मेरे पास 10 रुपए का लोन, 10 लाख रुपए का बैंक का, जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से एक आवेदन तैयार हुआ और आवेदन में जो लिखा वो लिखा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, फला बैंक फला ब्रांच, मैंने आपके यहाँ फला तारीख को लोन के लिए आवेदन किया था। आपने मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने मॉर्गेज रखी थी, बंधक रखी है आपके यहाँ, उसकी जांच करी आपने, मेरी जांच करी आपने, मेरी सिविल की जांच करी आपने, सब कुछ जांच करने के बाद आपने एग्रीमेंट साइन कराया, वो भी मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया। तब आपने मुझे 10 लाख रुपए बैंक करेंसी के रूप में लोन स्वीकृत किया जो मुझे मिला। नमस्ते। वो लोन मुझे मिला, लेकिन आज रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर मुझे संशय है कि आपने लोन के रूप में जो मुझे करेंसी दी है, वो करेंसी आपने मुझे फर्जी दी है। आपने अवैध करेंसी में मुझे लोन दिया है 10 लाख रुपए, और ये जानने का मुझे हक है, चूंकि मैंने अपनी असली प्रॉपर्टी रखी है बैंक में, मुझे जानने का हक है और आपका बताने का फर्ज है आपका कि मेरे संशय को आप दूर करें। आपने मुझे वैध करेंसी दी है या अवैध करेंसी दी है, ये मुझे बताएं। जब ये आवेदन बैंक, और हाँ, जब तक आप मेरा इस संशय दूर नहीं करोगे, चूंकि रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज वो आवेदन के साथ हैं, जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 मैंने नाम लिया, वो पेपर करेंसी 1882 एक्ट जो है और साथ लग के जाता है, और दूसरी जाती है आईपीसी। तो उसके आधार पर आपने मुझे फर्जी करेंसी दी है, लोन जो दिया फर्जी करेंसी में दिया है, और फर्जी करेंसी में लोन देना या फर्जी करेंसी चलाना आईपीसी लग रही है, उसकी धारा 489 वो कहती है वो आजीवन कारावास की सजा है। जब तक आप मेरा संशय दूर नहीं करोगे तब तक मैं एक भी इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए बाध्य नहीं हूं। वो आवेदन जब बैंक में गया, बैंक की हवा खराब हो गई, बैंक के पास उसका कोई जवाब नहीं है, और ऐसे आवेदन हमने हजारों बैंकों में लगा दिए और एक भी आवेदन का जवाब बैंक देने को तैयार नहीं है, ना ही अभी तक दिया है। अभी तक भारत के किसी भी बैंक ने उस आवेदन का जवाब वो नहीं दिया है, और कानून में ये प्रावधान है कि अगर हम किसी के ऊपर लिखित में कोई आरोप लगा रहे हैं और 28 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देता है, तो इसका मतलब उसने वो आरोप स्वीकार कर लिया, उसने मान लिया, उसने आरोप मान लिया। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ी गई, सरकार के माध्यम से भी लड़ी जा रही है, बैंकों से भी लड़ी जा रही है। और आपकी जानकारी को एक और बता दूं, भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं, रिजर्व बैंक सहित, ये सब प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट संस्था है। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार केवल रिजर्व बैंक को नोट छापने का टेंडर देती है, टेंडर। सरकार नोट नहीं छापती है, सरकार का हक नहीं है नोट छाप, या सरकार ने उसको टेंडर दे रखा है नोट छापने का। नोट छापने का अधिकार ही बैंक के पास है, रिजर्व बैंक के पास, सरकार का वो नहीं है। और भारत के सभी बैंक प्राइवेट हैं, एक संस्था है। आपने 2016 का आप उस पर पढ़ा है नेट पे, यूट्यूब पर, मोदी जी का भाषण, जब उन्होंने नोटबंदी की थी, तो उसको फिर दोबारा सुनना। उन्होंने कहा आज रात को 12 बजे के बाद 500 का नोट और 1000 का नोट, 1000 रुपये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये बोला था उन्होंने। इसका मतलब वो टेंडर पे चल रहा है। टेंडर जैसे रोड बनाने का टेंडर दे दिया किसी कंपनी को, अब वो उसे घटिया बनाए बढ़िया बनाए, जो बनाया वो उसका काम है। और जेई को, एई को, उनको अगर वो ठेकेदार को दे दे तो फिर कुछ लगावा मत लगावा, हवा में भी वो बन जाते हैं। जैसे हवा में रास्ते बन जाते हैं नेताओं से मिलकर के, वैसे ही हवा में ही
हमको लोन बांट रखा हो, पूरे भारत को जो कर्जा बांट रखा हो सब हवा में। बैंक जो है रुपया बनाता, कोई भी बैंक हो, कोई ब्रांच हो, वो हवा में रुपया बनाता है, केवल लिख दिया हमारे नाम पे, कभी चले जाओ। लेकिन अगर आप जाओगे, आपके खाते में 1 करोड़ रुपया और आप उनसे जाके कहो विड्रॉल भर दो कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, वो दे नहीं पाएगा कोई बैंक, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि 210 लाख करोड़ के कर्जे को 34 लाख करोड़ की करेंसी में घुमा रहे हो, कैश होता नहीं है उनके पास, होता ही नहीं है कि 10 लाख रुपए कोई बैंक दे ही नहीं सकता। कहेगा 1 हफ्ते पहले बताते, कल बताते, परसों बताते, तब कैश आता। लेकिन उसी समय आपको मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, उसके लिए जब कैश है ही नहीं, 1 करोड़ का लोन दे देगा आपको। 100 करोड़ का लोन ले लो, वो दे देगा। चढ़ाना ही तो है, डिजिट लिखनी है, चढ़ गया। तो जनता सरकार मोर्चा का ये कहना वो बिल्कुल स्पष्ट वो है, भारतवर्ष के अंदर कोई भी बैंक का कर्जदार है, बैंक का लोन ले रखा है, आपसदारी का नहीं, कितना ही लोन ले रखा है, किसी भी तरह का ले रखा, उसको गिल्टी फीस करने की जरूरत नहीं है, उसको अपमानित महसूस करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, उसको आत्महत्या करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल जनता सरकार मोर्चे से मिलने की जरूरत है। उसका लोन पूरा का पूरा, अगर उसने एक भी किस्त जमा कर रखी है, उसका पूरा लोन जनता सरकार मोर्चा चुकता कराएगा। ये हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड। हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। एक हमारा यूट्यूब चैनल है निडर इंडिया, यूट्यूब चैनल को खोज सकते हैं, निडर इंडिया, पूरा सब कुछ आपको उस पर मिलेगा, पूरा और सब कुछ मिलेगा। और जनता सरकार मोर्चा ट्रेनिंग कराता है ऐसे कार्यकर्ताओं की जो इस व्यवस्था से त्रस्त हैं, परेशान हैं और परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की जो ये मानते हैं कि अभी 7,32,780 क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया था, जिसके बलिदान पे तथाकथित आज़ादी हमको 1947 में मिली थी, जो ऐसा मानते हैं कि उनके सपनों का भारत अभी नहीं बना है, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे व्यक्ति, उनका जनता सरकार मोर्चे में स्वागत है। जो अपने को ये मानते हैं कि हम उन्हीं क्रांतिकारियों के पुनर्जन्म लेकर के हम आए हैं, ऐसा ये मानते हैं। चूँकि हमारे यहाँ व्यवस्था है, राजीव दीक्षित जी ने एक बात कही थी कि हम सभी 1857 की क्रांति की भटकी हुई आत्माएं हैं। भारत को जब तक मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती है, हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे और भारत को मुकम्मल आज़ादी कराएंगे, उन क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाएंगे। वो भारत बनना बहुत दूर है, बल्कि मैं ये कहूँ असली गुलाम, अगर असल में भारत गुलाम हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उससे पहले तो हम आज़ादी के लिए लगातार लड़ रहे थे। मुगलों से लड़े 800 साल, अंग्रेज़ों से लड़े 250 साल, लेकिन गलती हमसे ये हुई, हमने 15 अगस्त 1947 को हमको हमारे जहन में भर दिया गया कि हम आज़ाद हो गए, और हमने मान लिया कि हम आज़ाद हो गए। तो हमने क्या बंद कर दिया? आज़ादी के लिए लड़ना बंद कर दिया। जब लड़ना बंद कर दिया तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमने मान लिया कि अब तो हमारे लोग संसद और विधानसभा में बैठे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे हित में ही कर रहे हैं, जबकि वो उन्हीं अंग्रेजों के एजेंडे को आज तक लागू और उन्हें बढ़ाते वो चले आ रहे हैं। केवल परिवर्तन हुआ तो इतना हुआ, जो अंतिम वायसराय था अंग्रेजों का, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। उसकी जगह किसने, कौन बैठा? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मतलब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं आई। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने तंत्र में जीना, अपना तंत्र स्थापित करना। तंत्र वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था। किस लिए बनाया था? भारत को गुलाम बना करके रखने के लिए और भारत को लूटने के लिए। दो ही ध्येय थे उनके, भारत को गुलाम बना कर रखना और इसको
लूटना, उसके लिए उन्होंने CPC बनाई, IPC बनाई, CRPC बनाई, ये जिसमें आते हैं इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। ये सारे कब बनाए उन्होंने? 1860 में, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी भारत में। उसके बाद जब 1857 में क्रांति हुई तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद यहाँ 1860 के बाद सीधा ब्रिटिश शासन हुआ और कानून का राज स्थापित किया कि भारत के लोग दोबारा क्रांति ना कर दें। उसके लिए इनके पास धन नहीं रहना चाहिए, इनको लूटना शुरू करो। लूटने के लिए टैक्स बनाए, टैक्स वसूलने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर बनाया, फिर कलेक्टर के अंडर में दे दी पुलिस एक्ट बनाया, पुलिस दे दी कलेक्टर के अंडर में, लाठी चलना शुरू हुआ, वसूली शुरू हुई टैक्सेशन के सिस्टम के माध्यम से। आज बर्बादी का वो आलम है। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के लेक्चर थे, 1975 की मुझे खूब याद है। 800 रुपये उनका वेतन था और 1975 में 100 रुपये कुंटल गेहूँ थे। 800 रुपये एक लेक्चर की तनख्वाह में, चूँकि एक लेक्चर की तनख्वाह हुई ना 800 रुपये, लेक्चर थे वो। कितने गेहूँ आते थे? 100 रुपये कुंटल से 8 कुंटल। एक लेक्चर की तनख्वाह में 1975 में 8 कुंटल आते थे। आज एक लेक्चर की तनख्वाह में 60 कुंटल है गेहूँ आते हैं, 60 कुंटल। और होना क्या चाहिए था? जब 1975 में 8 कुंटल गेहूँ बेचने हम जाते थे तो हमको क्या मिलता था? एक लेक्चर की तनख्वाह। आज एक लेक्चर की तनख्वाह लेने के लिए हमको कितने गेहूँ बेचने पड़ेंगे? 60 कुंटल। ये आलम है किसान का इस देश में। आज हम एक किसान संगठन की ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए ये विषय रखना आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण था। मेरा गांव सपनावत है। अभी सपनावत में आज से ठीक 1 महीने पहले एक ही परिवार के 3 लोगों ने, पति पत्नी और उसकी एक बेटी 18 साल की, उन्होंने कर्ज की वसूली जो एजेंट आते हैं उनके उत्पीड़न से त्रस्त होकर के आत्महत्या कर ली, एक साथ जहर खा करके। उसके 2 बेटे बच्चे हैं उस परिवार में और कोई नहीं बचा। वो भी अनमैरिड हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है उनके आगे पीछे। मेरा दुख ये है कि वो मेरे गांव के थे और मैं इसी लोन के क्षेत्र पर काम कर रहा हूँ जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से, और सब कुछ करते हुए मेरे ही गांव में 3 लोगों ने एक ही परिवार के आत्महत्या कर ली। इसलिए दुखद है और वेदना और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ जनता सरकार मोर्चे के इस मिशन को, इस विज़न को मैं लोगों के बीच में रखता हूँ ताकि कोई और आत्महत्या ना हो। वो जनता सरकार मोर्चे से मिलें और उन बैंकों के फ्रॉड से अपने को मुक्त कराएं। ये मेरा पूरा विषय आज का जो है यहाँ रखने का था। और मैं चाहूँगा यूट्यूब चैनल को आप निडर इंडिया को वो करके पूरा विज़न, और अगर जनता सरकार मोर्चे इस देश को संपूर्ण आज़ादी, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हम अगर चाहते हैं तो जनता सरकार मोर्चे से जुड़ना ही एकमात्र रास्ता है। जनता सरकार मोर्चे में कोई पद नहीं है, कोई उसका अध्यक्ष नहीं है, कोई उसका महामंत्री नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हमने अगर 20 साल से कोई संगठन चला रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना संगठन पहले जैसे चला रहे थे आज भी चलाइए, लेकिन जनता सरकार मोर्चे को ज्वाइन करिए। जनता सरकार मोर्चा का बड़ा स्पष्ट कहना है, जिस दिन भारत में हमको 1 लाख कार्यकर्ता ऐसे मिल जाएंगे जो पूरे षड्यंत्र को समझते हों, इस पूरे फ्रॉड को जानते हों, समझते हों, जिनके अंदर समझ हो और जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से वो ट्रेंड हो गए हों, ऐसे 1 लाख कार्यकर्ता जिस दिन हो जाएंगे, इस संपूर्ण व्यवस्था को बदल देंगे और अपनी भारतीय अपनी व्यवस्था, जिस व्यवस्था से भारत विश्वगुरु था, जिस व्यवस्था से भारत सोने की चिड़िया था, हम संस्कारी थे, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे, आदर करते थे, उनको अपने घर में आजीवन अपने घर में रख करके उनके अनुभवों का लेते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने विचारों का आगे बढ़ाते थे। ये पूरा जो है हम वो चलते थे, हम दुनिया में आदर्श थे। हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लोग सीख करके जाते थे। उस व्यवस्था को हम उस दिन लागू कर देंगे
जिस दिन हमारे पास 1 लाख लोग होंगे, उसका कारण है अगर वर्तमान व्यवस्था को हमने ढा दिया, ढा हम अब भी देंगे उसको, लेकिन देश में क्या होगा जो बांग्लादेश में होगा। जब तक जनता के सामने, देश के सामने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, नई व्यवस्था को संभालेगा कौन, नई व्यवस्था को चलाएगा कौन। अगर इस व्यवस्था को हमने ढा दिया, बैंकिंग सिस्टम को ढा दिया, ये जो भी अव्यवस्था, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, सारी जो अव्यवस्था है इसको ढा देंगे, लेकिन नई व्यवस्था को अगर विकल्प नहीं है तो फिर अराजकता फैलती है। इसलिए उस अराजकता से बचने के लिए देश के सामने रख देंगे एक व्यवस्था तो ये है जो चल रही है, और एक व्यवस्था ये है जो जनता सरकार मोर्चा लेकर के आया है। अब आपको ये चाहिए या ये चाहिए, तो नेतृत्व मिल जाएगा देश को, और ये बदलना है। निश्चित रूप से इसके प्रति जनता सरकार मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है, संकल्प से भरा हुआ है, हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। और अकेला जनता सरकार मोर्चे की बस के किसान यूनियन से शुरू हुई है, किसान यूनियन का समापन है। क्योंकि जो पहले से भी किसी संगठन में है वो संगठन बराबर चलता रहे। हर संगठन का स्वागत है, हर व्यक्ति का स्वागत है, जो भी इस राष्ट्र को, जो भी देश को इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। सारा विषय ही जो मैंने रखा है वो किसानों से जुड़ा है, और यहाँ ही तो रखना जरूरी था ये विषय, क्योंकि किसानों से जुड़ा है और ये किसान संगठन है जो आज जिसकी नींव रखी जा रही है, जो किसानों के लिए काम करने वाला है। तो ये जो पूरा विषय मैंने रखा, आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक ये सुना, तो इसका सदुपयोग हम सभी उठाएं, इसका सदुपयोग करें, और जनता सरकार मोर्चे की ट्रेनिंग इस रूप में लें कि जी हम भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जनता सरकार मोर्चे के साथ काम करना चाहते हैं, पूरा संगठन काम करना चाहता है और उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के हम किसान यूनियन में भी और बेहतर से काम कर सकते हैं। जब तक हम खेती को, किसानी को, देश को समझेंगे नहीं, जब तक हम किसानों के, देश के हित में काम, और थोड़ा अब भी हम हैं, लेकिन और थोड़ा सामर्थ्यवान बन करके और सक्षम बन करके, योग्य बन करके हम किसानों के बीच में जाएं, तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सकारात्मक उसके परिणाम आएंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत